सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लगा भाई यहाँ आके? बढ़िया लग रहा सेटअप? खतरनाक। मेरा तो कुछ ऐसे होता है ना। जय हिंद दोस्तों, आप क्या हाल? तो यहाँ पे भाई टेक जंकीज भाई आए थे और लखनऊ आए थे, तो ये हुआ कि मिलते हैं। तो इनके कुछ सवाल थे, ये वैसे लिख कर लाए ऐसे मस्त आईपैड वगैरह में। और सही बताऊं, मुझे यहाँ देखना था ना। 2 कैमरे यूज हो रहे भाई, आज बड़ा सेटअप है। और सवाल ये इसमें लिख के लेकर आए हैं, बट मुझे भी नहीं पता क्या सवाल है। मैंने कहा एक काम करना, कैमरे पे पूछना। मैंने एक बार भैया से बोला था, मैंने कहा ये सवाल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अपना माइंड बना लो। भैया ने कहा नहीं, डायरेक्ट ऑन कैमरा पूछना। अपना ऐसे ही चलता है कि मजा नहीं आता ना, फिर आप पूछोगे, फिर एक जो पता नहीं आप क्या पूछोगे। अभी ऐसे थोड़ा मजा, क्यूरियोसिटी है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर हम बात करें 2017-18 के आसपास की, तो उस टाइम पर जो लोग स्मार्टफोन को अपग्रेड करते थे उन्हें वो अपग्रेड फील होता था। यहाँ पर जो उस टाइम का एरा था, वहाँ पर इनोवेशंस ऐसी होती थी कि हमें नए फोन्स के लिए एक्साइटमेंट हुआ करती थी। हमारे जो प्रोसेसर्स हैं उनमें जब एक जेन से दूसरे जेन में अपग्रेडेशन होता था, डेली लाइफ में भी हमें पता चलता था कि हाँ नया प्रोसेसर है, थोड़ा फास्ट प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग तेज हो गई है। कैमरास की अगर हम बात करें तो आप सैमसंग के फ्लैगशिप ले लो, S6, S7 ले लो, इनमें आपको साफ साफ अंतर पता चलता था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा के बीच में भी इतना बड़ा गैप नहीं आएगा कि कोई नॉर्मली एक बार में ही देख के बता दे। हाँ, डिटेल में दोनों को साइड बाय साइड रख के देखा जाएगा तब उसे अंतर पता चलेगा, लेकिन वैसे बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं तब मेनली हम बात करते हैं फ्लैगशिप्स की। यहाँ पर फ्लैगशिप्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना प्राइस की, वो इतनी ज्यादा होती है कि कंपनीज उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। 2 कैमरा, 4 कैमरा, उल्टा कैमरा, आगे निकलने वाला, पीछे से निकलने वाला, कहाँ दाएं बाएं जहां से भी निकालना वो निकाल सकती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो इनोवेशंस हैं वो अब होने बंद हो गए हैं। अभी आपको क्या लग रहा है? आपने इतने सारे फोन यूज करे हैं, मतलब अभी मैं देखूंगा कितने सारे फोन हैं। मेरे पास तो इधर वाले रूम में भरा हुआ है। हाँ। लेकिन हो रही है, नहीं हो रही, इसमें 2 तरीके सोचा जा सकता है। अगर आप सबसे बेस्ट ईयर मेरे को लगता था 2019, भाई क्या ही प्राइसिंग थी, सब कुछ बहुत ही कमाल का था। तो इनोवेशन तो ऐसे ही होता है हर फील्ड में, समटाइम्स वो एकदम से ग्रो करती है, समटाइम्स डाउन हो जाती है। जैसे हमारी ना उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जैसे जब जियो आया था तो काफी स्लो चल रहे थे हम लोग, फिर जियो आने के बाद एकदम से क्या हुआ कि भाई हाँ फोन कंपनीज इतनी सारी आ गई। पहले कहाँ इतनी कंपनीज थी। जब वो कंपनीज आ गई उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, सारी कंपनियां एकदम से कंपटीशन में आई, शाओमी आई ऑनलाइन की दुनिया में। फिर हमें ऐसे लगा कि दुनिया बदल रही है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट की दुनिया में घुस गए थे बहुत तेजी से। ये चीज़ 16, 17, 18 में बहुत तेज हुई। हम लोग बेसिक चीज़ें यूट्यूब पे देखते थे, रैम क्या है, रोम क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स लोग देखते थे, तो आपको वो इनोवेशन ज़्यादा लगती थी। तो इनोवेशन वहाँ पे एकदम से हुई, रीज़न था जियो, इंडिया में स्पेशली। अभी भी हो रहा है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनीज बिजनेस कर रही हैं। ये कह सकता हूँ पहले से स्लो हुई हैं, लेकिन जो लोग आज से 3 साल पहले फ़ोन यूज़ करते थे वो जंप करके देखें आज, तब उन्हें दिखेगा कि यस इनोवेशन हो रहा है। बट हाँ, इतनी तेज नहीं हो रहा है, ये तो मैं एग्री करता हूँ। मैं भी कई बार बोर हो जाता हूँ, कुछ तो नया आए। लेकिन रीज़न ये है कि भाई कंपनी इतने सारे फ़ोन निकाल देती हैं। अब देखो, बेसिकली स्मार्टफोन के अंदर जो अपग्रेडेशन की जा सकती है वो इन 4 की एलिमेंट्स में करी जा सकती है। एक डिस्प्ले, दूसरी परफॉर्मेंस, तीसरा कैमरा, चौथा बैटरी। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा कुछ इनोवेशन किया जा सकता है। हाँ, डिजाइन एक ऐसी चीज है जिस पर काम किया जा सकता है, लेकिन वो एक सब्जेक्टिव है, वहां पर तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। और फोल्डेबल्स की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अलग कैटेगरी है। डिस्प्ले के अंदर मेनली 2 ही चीज हैं, एक आपका कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह, दूसरा आपका रिफ्रेश रेट। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह के लिए हमारे पास OLED है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें इंप्रूवमेंट जो हो सकती है वो है मिनी LED, और उससे भी जो तगड़ी होगी वो है माइक्रो LED। मिनी LED अभी ऐसा है कि हाँ OLED जैसे मोस्टली फीचर आ जाएंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं। लेकिन माइक्रो LED बिल्कुल OLED जैसा बिहेव करेगी विदाउट हैविंग डिसएडवांटेजेस ऑफ OLED। तो ये थी टेक्निकल चीजें। अब देखते हैं कि भैया का इस पर क्या कहना है। डिस्प्ले में थियरी के हिसाब से हम OLED पे पहुंच चुके हैं, वहां पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो इनफाइनाइट है। अब इसके आगे क्या एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है डिस्प्ले के मामले में? है क्या ना, डिस्प्ले भी अलग अलग, जैसे हम लोग एमोलेड पढ़ लेते हैं तो सबका एमोलेड का एक्सपीरियंस बहुत अलग है, बट जैसा भी हो तो ट्यून करती है। हाँ, पता किस मामले में आगे जाना है, जो महंगे फोन वाला एक्सपीरियंस डिस्प्ले है थोड़ा सस्ते में आए। आज से 2 साल पहले एमोलेड डिस्प्ले कहाँ मिलती थी 20,000 से नीचे। आज भाई साहब कंपनी फोन लॉन्च करते, व्यूअर्स भी लाइक हमें तो एमोलेड चाहिए, बेकार फोन है, नहीं दिया। फ्लैगशिप में और एक बेसिक उसमें 20-25 हज़ार में क्या स्क्रीन में अंतर दिखा OLED में या एमोलेड में? मैं आपको
फोन दिखाता हूँ दो। तो ये दो फोन है आपके पास, इन दोनों के डिस्प्ले को जज करो आप, देखो कुछ मिलता है अलग? आप बताओ इनमें कुछ फर्क दिख रहा है आपको? मुझे बिल्कुल कुछ, मैं साइड बाय साइड भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा मुझे कि मैं इसे क्यों प्रेफर करूँ। बहुत ज़्यादा। अब ये एक बजट फ़ोन है जो कि एमोलेड लेकर आया, क्या आप देखो इन दोनों में कुछ फ़र्क है? मैं बस ये चाहता हूँ देखना कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाएँ कि अभी बजट में और फ्लैगशिप में कितना फ़र्क है। 25,000 वाला तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है ना? बहुत बहुत ज़्यादा। आपने वीडियो देखो आप खुद और डिफरेंस देखो अपनी कलर साइंस पे। भाई यहाँ तो है डिफरेंस काफ़ी है। यहाँ पे सैचुरेशन ज़रूरत से ज़्यादा कर रखी है, यहाँ पे वो न्यूट्रल है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। डिफरेंस मिला कुछ? भाई बहुत मिला। हाँ मतलब एक्चुअल में होता क्या है ना कि एमोलेड की भी क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा। इवन अभी आपने जो इन दोनों फ़ोन में डिफरेंस कहा ना, इसमें इन दोनों पिक्सल और आपको रियलमी सेम लगे, बट इनका जब आप HDR वीडियो देखोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखोगे जहाँ डार्क पार्ट होता है, इन सबको नोटिस करना बहुत फ़र्क मिलेगा। तो लेकिन फिर भी इनको वैल्यू फॉर मनी कहा जा सकता है कि काफ़ी एडवांस हो चुके हैं जिस रेट में ये देते हैं सब। तो वही मतलब निट पिकिंग करनी पड़ेगी अभी डिस्प्ले के मामले में। बहुत ज्यादा। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा आ जाता है एसओसी के अंदर हमारा मेनली प्रोसेसर आता है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी इतने ज्यादा इतने तगड़े हो चुके हैं कि अब उसमें इंप्रूवमेंट हो पाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ इंप्रूवमेंट्स होंगे लेकिन वो काफी धीमे धीमे होंगे। अगर हम यहाँ पर नोट साइज की बात करें तो स्नैपड्रैगन 820 हमें 2016 के अंदर 14 नैनोमीटर पर देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम में हम आ चुके हैं 4 नैनोमीटर पर। 14 से ये जो 4 की जर्नी है ये हमने करीब 6 साल के अंदर तय करी है, लेकिन इसके बाद की जो जर्नी है ना वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। 4 से 3 पर आना बहुत ज्यादा टफ होगा, 3 से 2 पर जाना उससे भी कई गुना ज्यादा टफ होगा। Antutu बेंचमार्क में हमें अंतर देखने को मिलता है। अभी जितने आपने फोन यूज करे क्या अंतर देखने को मिलता है? फॉर माई साइड यार ये जो 888 8 Gen 1 870 ये कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से। एक नॉर्मल यूजर के लिए होता क्या ना, एंड्रॉइड के साथ यही तो दिक्कत है। लोग कहते नहीं भाई आईफोन का जो प्रोसेसर होता है आगे निकल जाता है। आगे निकलना रीजन नहीं है, रीजन है उनका iOS सिमिलर चीज को बार बार उसी प्रोसेसर के साथ ट्वीक करते रहते हैं। आसान होता है ना उनके लिए कि जो हार्डवेयर दिया उसके साथ ऑप्टिमाइज कर दिया। एंड्रॉइड कोई बना रहा है, एप्लीकेशन कोई बना रही है, उसके बाद अलग अलग प्रोसेसर आ रहे हैं। जब तक पता लगता है उस प्रोसेसर पर डेवलपर काम करते हैं तब तक अगला आ जाता है। क्या करें वो लोग? तो यहाँ पर 870 अगर मेरे फोन में स्नैपड्रैगन 870 हो और 1 लाख का फोन हो चाहे 1.5 लाख का फोन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे 888 8 Gen नहीं चाहिए। ये बहुत पावरफुल है, बट ये पावर ले कहाँ पाते हैं फायदा, ये दिक्कत है एंड्रॉइड के साथ। दूसरा रीजन इसका क्या हो सकता है कि हमें परफॉर्मेंस में इतना अंतर देखने को नहीं मिल रहा, वो है एप्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम बात करें 2016-2015 के आसपास की, तो उस टाइम पर जितने भी प्रोसेसर्स थे, एक तो प्रोसेसर के अंदर वैसे भी इंप्रूवमेंट करी जाती थी। नंबर 2 जो आपका आर्म चिपसेट है, जो आर्म आर्किटेक्चर है, सॉरी, ये आर्किटेक्चर उस टाइम पर इतना ऑप्टिमाइज नहीं था। मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को जिस तरीके से रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आ पाए, कम से कम रास्ता ट्रेवल करे हुए, इस चीज को हम आर्किटेक्चरिंग कहते हैं। तो उस टाइम पर 2 जनरेशन अगर मान लो दोनों की दोनों 16 नैनोमीटर पर भी थी, तब भी दोनों के अंदर गैप हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता था परफॉर्मेंस का। क्यों? क्योंकि जो आर्किटेक्चर था वो काफी ज्यादा बदल जाता था एक जन से दूसरी जन के अंदर। लेकिन अब वो चीज करनी काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि आर्म ने ऑलरेडी इतना ज्यादा चीजों को ऑप्टिमाइज कर दिया है कि अब और क्या ही किया जा सकता है। अब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है वो उसका ध्यान है, ना कि रास्तों को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सके। इसी के साथ जो एप्स हैं वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो उनके फीचर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब जो फीचर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा छोटे छोटे फीचर आते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो नए प्रोसेसर के साथ हमारे ऐप ज्यादा अच्छे चलते थे, पुराने के साथ वो वाली बात नहीं रहती थी। इस वजह से परफॉर्मेंस गैप हमें देखने को मिलता था। अब के टाइम में सारे के सारे एप्स ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, उनमें छोटे छोटे फीचर्स हमें अपडेट देखने को मिलता है। उन फीचर्स के चलते कोई भी ऐसा मेजर परफॉर्मेंस में गैप हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बाद हम बात करेंगे कैमरा की। वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर मैं थ्योरी से कुछ नहीं कह सकता। वहां पर जो भी है एक्चुअल एक्सपीरियंस के साथ बताया जा सकता है, और वो वही बता सकते हैं जिन्होंने इतने सारे फोन हैंडल करे हैं। नहीं, एक्चुअली में आपका वीडियो अच्छी होती है यार, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो थ्योरी वाली बात अलग होती है भैया। थ्योरी में तो मतलब जो हम पढ़ सकते हैं वही है। प्रैक्टिकल आपको भी पता है, थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। जैसे सेंसर साइज अभी बड़ा होने लगा है, क्या उससे फर्क पड़ रहा है? थ्योरी के हिसाब से सेंसर साइज 50% बढ़ा है, तो उससे फर्क पड़ रहा है। और सही बताऊं तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, थोड़ी थोड़ी चीजें इंप्रूव होती हैं, पर लो लाइट परफॉर्मेंस तो दिखता है मुझे फर्क। अच्छा। जैसे मैंने आईफोन का पिछली बार देखा था करके,
थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता है, लेकिन ये जब एक जनरेशन में देखा जाता है ना तो इतना फर्क नहीं आता। जब देखोगे ना आप आईफोन 10R उठा लो, फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स उठा लो, डे लाइट में सिमिलर आएगा, लो लाइट में फर्क मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जब भी आप फ्लैगशिप फोन यूज करो ना तो कम से कम 2 साल मिनिमम आपको गैप रखना चाहिए, लेकिन लोग हर साल चेंज करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए। अब जो फ्लैगशिप ले रहा है उसका मतलब ही यही है कि उसके पास है। हाँ, उसके पास है, लेकिन नहीं करना चाहिए। फिर उनको बिल्कुल फील नहीं होता कि अपग्रेड किया क्या जा रहा है, बिल्कुल फील होगा भी नहीं। अब जैसे S22 अल्ट्रा आया, जो Note 22 अल्ट्रा यूजर है उसको तो सिमिलर लगेगा ना काफी हद तक। अब अगर हम अपने आखिरी एस्पेक्ट की बात करें बैटरीज की, तो यहाँ पर भी चीजें चेंज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी के टाइम में वो हमारे पास लिथियम आयन ही है, जो हमें सबसे अच्छा वेट टू पावर रेशियो देता है। तो हमारे पास लिथियम आयन से अच्छा ऑप्शन अभी है नहीं जो मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा सवाल बैटरी से रिलेटेड ये आएगा लोगों को कि यार जो ईवीज वगैरह हैं उसके अंदर जो बैटरी है वो बहुत तगड़ी रहती है इन कंपैरिजन टू हमारे फोन वगैरह हैं। दोनों है तो लिथियम आयन ही, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? आप लोग सोच रहे होगे साइज का। हाँ, साइज का है, लेकिन उससे बड़ा अंतर है डेंसिटी का। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जैसे ही आप डेंसिटी को बढ़ाने लग जाओगे वैसे वैसे 3 चीजें स्ट्रेट अवे अफेक्ट होने लग जाएंगी। पहला कॉस्ट, दूसरा वेट, तीसरा रिस्क। जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतनी ही ये तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो उसमें सबसे मेजॉरिटी खर्चा जो आता है वो बैटरी का आता है, करीब 50 से 60%। और हमारे जो फोन्स वगैरह हैं वो हमें लाइट वेट बनाने पड़ते हैं और छोटे बनाने पड़ते हैं। इसी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। प्लस कार वगैरह की जो बैटरीज हैं उसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं, बहुत केसिंग करी जाती है, बहुत तगड़ी वाली। फोन के अंदर हम नहीं कर सकते। फोन का यूज कैसा है, गिर गया, कहीं पंचर हो गया, कुछ पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो इस वजह से फोन के अंदर हम डेंसिटी को नहीं बढ़ा सकते। बैटरी नई टेक्नोलॉजी कब आएगी वो तो खैर मैं नहीं बता सकता, आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए और आएगा वो एक प्रैक्टिकल मुद्दा है कि वो आने के बाद कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगी या नहीं, वो सब तो बात की बात है। लेकिन हाँ, उनको ना कुछ ट्वीक करना चाहिए कि ये बैटरी और बेटर जा सके, आगे जा सके, लेकिन उस पे नहीं जा पाते लोग। MAH तो ठीक है, लेकिन MAH भी कहाँ तक लेकर जाएंगे? वही बात है भाई, डिजाइन भी तो संभालना है। मोटा फोन किसे चाहिए? वही लगाने को 10,000 mAh लगा दे। बैटरी में मैं ये कहूंगा कि कुछ मतलब जो फोन में सिस्टम है उसमें चेंजेस आए जिसकी वजह से, चाहे वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो चाहे वो प्रोसेसर, जिसकी वजह से बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। और बैटरी से रिलेटेड एक है चार्जर, जहां पर सबसे ज्यादा अभी चल रहा है। और भाई 120 और 200 वोल्ट भी मतलब जैसे पहले एक एरा आया था जहां पे जो कैमरा पे वो है कहीं से भी पॉपअप हो रहा था, साइड से, ऊपर से, नीचे से, उल्टा हो जा रहा था, कुछ भी हो रहा था। अब वही चीज चार्जर के साथ हो रही है। तो क्या लग रहा है, ये सस्टेनेबल है? भाई मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही हो जा रहा है। मुझे तो नहीं, मैं अपने फोन में 120 वोल्ट 200 वोल्ट तो नहीं चाहता। सही बता रहा हूँ, मेरे लिए कितना इनफ है पता है? 60 वोल्ट 50 वोल्ट मैक्सिमम है ये। एक बात बताओ, फोन को 15-20 मिनट में चार्ज करके कहाँ जाना है, मानता हूँ, बट उसकी अगर मान लो उसकी लाइफ पे असर पड़ रहा हो, कंपनीज ये चीज तो दिखाती हैं, हम टेस्ट भी नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में। स्मार्टफोन में बहुत सारी चीजें आजकल डाउनग्रेड हो गई हैं, बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको नहीं फील होता? 120 वॉट कितना स्ट्रेस पड़ रहा है बैटरी पे? स्ट्रेस पड़ रहा है। अभी आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, इनकी भी तो एक लिमिट कर दी जाती है ना, भाई 180 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या उसको ऐसे नहीं बनाते कि 500 की स्पीड पर चल रही गाड़ी? उसे संभालना भी तो चाहिए। ये थोड़ा इलॉजिकल सा एग्जांपल है, बट हाँ मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे फोन में तो नहीं चाहिए भाई। मतलब 15 मिनट में कहाँ जाना है यार, इतना भी नहीं। और ये सब हमारी एडिक्शन को भी तो बढ़ाती हैं। हाँ। थोड़ा तो फोन से दूर रहो, इसी बहाने फोन चार्ज करना है। अभी ये सारी चीजें मेरे को कम समझ में आती है। स्मार्ट वॉच ये वैसे ऑन नहीं है, आपको पता है कि लगा दिया था, शौक के लिए लगा देता हूँ कभी कभी। ये सारी चीजें हमें ना बहुत ज्यादा ही अजीब सा ही बना रही हैं डे टू डे लाइफ में। अब हमें स्मार्ट ये बताएगा कि हम कितने कदम चले हैं। जो बीमार है, जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, उसका तो समझ में आता है, बट ये हमें बताएगा हम कितने कदम चलेंगे अब। क्योंकि इनके पास बैटरी चेंज करने के लिए कुछ नया नहीं आ रहा ना, कि लिथियम आयन की जगह क्या नया लाए, चलो चार्जर चेंज किया जाए। ये चीजें करते हैं, ये हमेशा चलेगा। कंपटीशन का नाम ही यही है। हाँ। आपकी शॉप है, मेरी शॉप है, आप कुछ लगाओगे, फिर मैं कुछ और लगा दूंगा, भले सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए वो पूछेंगे नहीं हम, लेकिन लगा देंगे। अब आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा एरिया बचा है जहां पर कंपनीज को फोकस करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से डिजाइन में हम बहुत आगे जा चुके हैं, सब कुछ मस्त चल रहा है। या तो कुछ नया आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोल्डिंग या फिर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आए। लेकिन अगर ये फोन ऐसे ही आते हैं ना, हम ऑलरेडी चीन वगैरह कितना स्मॉल कर चुके हैं, इस स्मॉल करोगे तो फोन कहाँ से पकड़ा जाएगा? तो मुझे अब लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड लैग कर जाता है कई मामलों में और ये करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 10,000 का भी फ़ोन है, 20,000 का भी है, 50,000 का भी है, 1 लाख का भी है, और यही चीज़ है आप नोटिस करो ना, 1 लाख के फ़ोन पे हमें सारी चीज़ें बेटर मिलती है। कई लोग कहते हैं 20,000 का फ़ोन 1 लाख का परफॉर्मेंस सेम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लोग पता नहीं क्यों इसको कहते हैं सेम, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं होता 1 लाख वाला, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है ना इनको बजट में जो गिमिक चलते हैं ना, अभी मैंने एक फ़ोन टेस्ट किया, OIS के नाम पर वीडियो स्टेबल नहीं है, क्या है ये सारी चीज़ें गलत है ना। और लोगों को भी आजकल क्या हो गया, मैंने देखा है कि अब स्पेक्स पे जज करने लग गए हैं लोग। अगर फ़ोन मेरे हिसाब से, शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, 2,000 रुपये फ़ोन महंगा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बता रहा था ना मैं आपको। हाँ। लेकिन वो फ़ोन बेटर होना चाहिए, वही वो मैटर करता है। लेकिन लोगों को सब लोग नहीं समझते इस चीज़ को, काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि आपको जैसे देखो 5,000 10,000 का फ़ोन वो लोग लेते हैं जिनको ज़रूरत है। हाँ। फिर थोड़ा सा स्टूडेंट या फिर जिनको शौक पूरे करने थोड़ा 20 तक चले जाते हैं। लेकिन जब इससे ऊपर जाते हैं हम लोग ना, फिर वहाँ पर डिज़ाइन, डिस्प्ले, एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये चीज़ को धीरे धीरे लाया जाए मिड रेंज में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट ये कब होगा पता नहीं। तो ये थी पूरी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने भैया से सारे प्रैक्टिकल रीजन जाने। थ्योरी तो हम बताते ही रहते हैं, आज हमें मिले भैया तो प्रैक्टिकल हमने सारा कुछ जान लिया इनसे। हाँ, हम लोग तो यही, तो आपके पास देखो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ये टेक को एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मैं कभी कभी टेक भी एक्सप्लेन करता हूँ और मैं रिव्यूज़ भी करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। तो आपके पास बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चैनल को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। आपका वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।